हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम बैच नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एल्गोरिदम है। ठीक है। तो ओके, अभी तक हमने देखा था कि हम किस तरह से हमारे इनपुट फीचर्स को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे इनपुट फीचर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट रेंज के, ओके, से फॉर एग्जांपल रिग्रेशन का प्रॉब्लम है और आपके पास हाउसिंग का डेटा है, तो नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड ऑल से फॉर एग्जांपल 1 to 5 इस तरह से चेंज होगा। लेकिन अगर उनकी प्राइस की वगैरह अगर हम बात करते हैं तो वो कितना भी चेंज हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका हाउस फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो सकता है से फॉर एग्जांपल 1 लाख और मैक्सिमम लिमिट शायद से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ एंड सो ऑन। ठीक है। तो तो ये दोनों जो भी आपके फीचर्स है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो रेंज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, उन दोनों को नॉर्मलाइज करते थे। ठीक है। तो वो काफ़ी पॉपुलर प्री प्रोसेसिंग स्टेप है कि आप सभी फीचर्स को नॉर्मलाइज करो, ताकि उससे क्या होगा कि सभी फीचर का रेंज अभी एक आ जाएगा। ठीक है। जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो अभी सभी फीचर्स का रेंज एक साथ एक रेंज में आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वर्क करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारे फीचर्स के रेंजेस अलग है तो जो भी हमारा काउंटर प्लॉट्स है ना, तो इस तरह से इलोंगेटेड कर्व मिलेंगे। तो अभी इस पे ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज करना हार्ड है, राइट, क्योंकि अगर इलोंगेटेड कर्व है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ज़्यादा वेरिएंस है और दूसरे डायरेक्शन में कम है एंड सो ऑन, और अल्फा में काफ़ी कम रखना पड़ेगा ताकि वो ओवरशूट ना करे एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो क्या होता है कि जब भी उनका सभी रेंज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है तो वो हमें इस तरह से सर्कुलर मिलेंगे। ठीक है। सभी उसके कॉस्ट का अगर काउंटर प्लॉट्स निकालते हैं तो अभी इस पे ग्रेडियंट डिसेंट वर्क करना काफ़ी आसान होता है। तो वो मेन एडवांटेज प्रोवाइड करता है नॉर्मलाइजेशन। और फिर हमने डिफरेंट टेक्निक देखे थे कि नॉर्मलाइज करने की फीचर्स की, और उनमें से काफ़ी पॉपुलर है कि जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन एंड सो ऑन, राइट। तो उसको हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है। तो ये इनपुट फीचर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो अभी हमारे पास इस तरह से न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है। तो इनपुट फीचर पे तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन से फॉर एग्जांपल मेरा हिडन लेयर के जो भी आउटपुट्स है तो उनका भी तो रेंज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, जो मेरे एक्टिवेशंस है। तो जो हमारे सेकंड लेयर को जब हम वो इनपुट भेज रहे हैं तो क्या हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं क्या। ठीक है। तो वही एक मेन आइडिया है या यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हिडन लेयर के आउटपुट्स होंगे यानी एक्टिवेशंस, तो अभी हम उसको भी नॉर्मलाइज करेंगे बिफोर सेंडिंग टू नेक्स्ट लेयर। ठीक है। सेम सेकंड लेयर के लिए जो भी उसके आउटपुट होंगे उसके बीच में हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे और फिर नॉर्मलाइज उसके आउटपुट फिर नेक्स्ट लेयर को पास करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे हर एक लेयर पे हमारा यानी जो भी हर एक लेयर का जो भी इनपुट है वो बेसिकली नॉर्मलाइज फॉर्म में। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सभी लेयर्स को ट्रेन करना काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस शायद हमें डिस्कस करना है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क जनरली इस तरह से होता है, राइट, कि हर एक लेयर में क्या हो रहा है कि या हर एक न्यूरॉन में दो चीज़ें कैलकुलेट हो रही है। पहले तो जो भी हमारे पैरामीटर है W1 एंड B1 या है ना, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं जी, और फिर उसमें हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो ये दो स्टेप होते हैं। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम हर एक लेयर के बीच में लगाने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे जी वैल्यूज़ पे यानी एक्टिवेशंस पे लगाने से अच्छा हम जी वैल्यूज़ पे नॉर्मलाइज करते हैं। तो क्या होगा, हमने इनपुट लेयर पे इनपुट फीचर्स को नॉर्मलाइज कर दिया, उसका एक्टिवेशन आ गया। ठीक है। फिर वो एज ए इनपुट लिया, फिर हमने हमारा Z2 निकलेगा, राइट, यूजिंग W2 Z1 प्लस B2। तो अभी हमारा जब Z2 निकलता है तो तब वहाँ पे हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है। और फिर नॉर्मलाइज पे फिर हमारा बेसिकली हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे जो हमें A2 देगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो इट्स नॉट कि हम एक्चुअल एक्टिवेशंस पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बल्कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू है जी उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एक्टिवेशंस को भी कर सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई किया गया कि जब हम जी को नॉर्मलाइज करते हैं तो वो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइडिया इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा
इनपुट फीचर है, राइट, तो उसका मीन निकालेंगे। तो मीन यानी एवरेज, तो उसके जो भी सभी वैल्यूज़ है उसको सम करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, तो उससे हमें क्या मिलेगा, मीन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस भी सेम क्या करते हैं कि जो भी उसका इनपुट वैल्यू है फॉर एवरी रिकॉर्ड सब्ट्रैक्टेड बाय मीन और उसका स्क्वायर, तो हमें ये देगा वेरिएंस। और फिर ये वेरिएंस का सभी का सम डिवाइड बाय अगेन एम फॉर टेकिंग एवरेज, वो हमें देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, और फिर हम उसको इनपुट फीचर के वैल्यूज़ को इस तरह से अपडेट करेंगे कि जो भी उसका वैल्यू है माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। और जनरली हम ये एप्सिलॉन भी ऐड करते हैं टू अवॉइड डिवाइड बाय जीरो एरर एंड एज ए स्मॉल करेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अभी इस तरह से अगर हम हर एक फीचर के हर एक वैल्यू पे इस तरह से लगाते हैं तो अभी क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी यानी जब मैं फीचर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवेशंस की या इनफैक्ट जी वैल्यूज़ की। ठीक है, तो तभी क्या होगा कि वो सभी कि एक रेंज में आ जाएंगे और बेसिकली उनका जीरो मीन और वन वेरिएंस टाइप से वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो और ये एक इम्पोर्टेंट थिंग कि ये हम इस पूरे फीचर्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं। जब हम मिनी बैच के साथ वर्क करते हैं तो अब क्या होगा, सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे हर एक बैच के लिए एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो जैसे हम बात करें कि इससे हमें मिलेगा जीरो मीन और वेरिएंस एज ए या स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए 1। लेकिन हम हमेशा नहीं चाहते कि हमारा जो भी मीन हो वो जीरो हो जाए, तो बेसिकली उसके लिए फिर हम ये और पैरामीटर्स लगाते हैं कि जो मुझे ये बेसिकली जी नॉर्म मिल गया है। ठीक है, तो अभी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गामा और फिर ऐड करेंगे बीटा। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमें हेल्प करेंगे स्केल एंड शिफ्ट में। तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगा, से फॉर एग्जांपल मीन जीरो मीन था, ठीक है, तो हो सकता है हमें जीरो मीन नहीं चाहिए तो उसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो उसके लिए और फिर जो भी वेरिएंस है उसका भी वैल्यू स्केल करने के लिए ये हमें पैरामीटर्स हेल्प करते हैं। और फिर ये ट्यूनेबल है कि जब हम लर्न करते हैं, राइट, ग्रेडियंट डिसेंट में जैसे हम डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं या अपडेट करते हैं, सिमिलरली हम गामा और बीटा को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो फॉर एग्जांपल कि से फॉर एग्जांपल गामा का वैल्यू मैं ये डिनोमिनेटर का वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा जब हम उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा एक्स आई माइनस म्यू बी। और बी का वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने ये मीन का रख दिया तो हमें मिलेगा एक्स आई। ठीक है, तो यानी ये केस में हमारा बेसिकली जो भी जी नॉर्म होगा वो बेसिकली जी होगा एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन बाय हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गामा एंड बी हम क्या कर रहे हैं कि स्केल एंड शिफ्ट कर रहे हैं हमारे नॉर्मलाइज जी वैल्यू को। ठीक है, और फिर वो एज ए इनपुट दे रहे हैं हमारे एक्टिवेशंस को और फिर वो हम पास करें नेक्स्ट लेयर को एंड सो ऑन। ठीक है, और जैसे हम बात करें गामा और बी को भी हम एज ए ट्यूनेबल पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रॉप में जब हम लगाते हैं एल्गोरिदम, तो जो भी हमारे एक्टिवेशंस के वैल्यूज़ निकलते हैं तो बेसिकली ये नॉर्मलाइजेशन कंसिडर करके निकलेंगे। और फिर जब बैक प्रॉप होता है तब बेसिकली हम सिर्फ डब्ल्यू और बीज को ही नहीं बल्कि ये गामा और बी पैरामीटर्स को भी अपडेट करेंगे ताकि हमें वो ट्यून्ड वैल्यू मिले। और फाइनली हम जो भी ये बेस्ड वैल्यूज़ मिलेंगे गामा और बी उनका यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, नॉट ओनली डब्ल्यू और बी, और हमें गामा और बी पैरामीटर्स भी मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से फिर हम टेस्टिंग स्टेज में जाएंगे कि जब भी हमारा इनपुट आ गया तो फिर अभी हम क्या करेंगे, जब हम उसका भी जी निकल रहे तब उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, तो सेम कि जी माइनस म्यू बाय सिग्मा जो हमने अब वो कंसिडर कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जब हम एक एग्जांपल का मीन और वेरिएंस का कुछ मीनिंग नहीं रह जाता है, राइट, तो फिर हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, हमें ये म्यू और सिग्मा किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या क्या है, डब्ल्यू है, बीज है, राइट, जिससे हमें जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास गामा और बीटा भी मिल गए। ठीक है, लेकिन हमारे पास म्यू और सिग्मा नहीं है, तो उसके लिए दो अप्रोच है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरा हम एक पूरा जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट है, राइट, वो हम कंसिडर करके उसके म्यू एंड सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर होल फ्यूचर एग्जाम्पल्स। ठीक है, और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ये एक ऑप्शन हो गया। लेकिन जब हम लेकिन ये थोड़ा कंप्यूटेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या बेसिकली कंप्यूटेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा, राइट।
तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मूविंग एवरेज का कंसेप्ट कंसिडर कर दिया है, ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने पहला बैच कंसिडर कर दिया तब हमें म्यू एंड सिग्मा मिला, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बैच जब कंसिडर करेंगे तो जब अभी तक का जो भी एवरेज है वो प्लस अभी का जो भी करंट एग्जाम्पल का यानी बेसिकली नेक्स्ट बैच का एवरेज है, उसको भी हम कुछ वेट असाइन करेंगे और मूविंग एवरेज से वो वैल्यूज निकालते जाते अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पहले बैच के लिए मुझे म्यू एंड सिग्मा मिलेगा तो वो उतना बेस नहीं होगा, लेकिन जब नेक्स्ट बैच के लिए जाते हैं तब वो प्रायर वाला भी म्यू कंसिडर कर रहे हैं और फिर जब हमने नया म्यू किया उसको भी कुछ वेट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमने ये वेटेड मूविंग एवरेज से जब हम निकालते हैं तो फाइनली हमें म्यू और सिग्मा भी मिल जाएंगे, और ये हम करेंगे ट्रेनिंग के वक्त, ठीक है। तो हमें म्यू एंड सिग्मा भी मिल जाएगा। तो अभी हमारे ट्रेनिंग से हमने ये सभी पैरामीटर्स भेज दिए, तो अपडेटेड डब्ल्यू बी, म्यू एंड सिग्मा और गामा एंड बीटा। तो अभी टेस्टिंग स्टेज में इट्स वेरी सिंपल कि अगर नया फीचर आता है तो सबसे पहले मैं डब्ल्यू जी निकाल दूंगा उस पर, ठीक है। फिर जी को नॉर्मलाइज करेंगे गिवन हमारे म्यू और सिग्मा जो बेसिकली हमें मूविंग एवरेज वैल्यूज है। फिर उसको हम स्केल एंड शिफ्ट करेंगे यूजिंग हमारे गामा और बीटा पैरामीटर्स, अगेन हमने वो लर्न कर दिए, ठीक है। और फिर हमें उससे मिलेगा स्केल एंड अपडेटेड नॉर्मलाइज जी, और फिर हम उस पर एक्टिवेशन लगाएंगे ताकि हमें A1 या फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे लेयर 1 का है तो A1 मिलेगा, और फिर वो एज ए इनपुट हम नेक्स्ट लेयर को पास करेंगे और उसमें भी हम सेम चीज़ें करेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बैच नॉर्मलाइजेशन का। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट है, क्योंकि उससे क्या हो गया, जब स्पेशली डीप न्यूरल नेटवर्क्स है उनको ट्रेन करना काफ़ी आसान और फास्ट हो गया, ठीक है। ओके।